हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है जुडिशरी वाला यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और मैं आज आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज के लिए छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। जी हाँ, ये वन शॉट सेशन रहने वाला है। इस सेशन के अंदर मैं कंप्लीट आपको छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ाऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस, मतलब 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम लास्ट टाइम का अगर पेपर देखें तो 7-8 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे और मिनिमम टू मिनिमम 4 या 5 क्वेश्चंस तो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट से आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये हमारा सेशन। और इस सेशन के अंदर पूरा का पूरा आपको जो है नोट्स भी मिलने वाले हैं, वो भी बता दूंगा आप कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। और पूरा छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट जो है हम लोग इस सेशन में कवर अप करेंगे। और साथ के साथ अगर आप छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो छत्तीसगढ़ के लिए कंप्लीट जो है बैच लॉन्च कर रखा है हमने, छत्तीसगढ़ जुडिशरी क्रैश कोर्स, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 4,499 रुपीज़ है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज चाहिए छत्तीसगढ़ के लिए तो छत्तीसगढ़ की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो है वो भी ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको भी आप परचेज कर सकते हो ओनली 999 के अंदर। जी हाँ, 999 रुपए में आपको छत्तीसगढ़ की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप किसी अदर स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सपोज गुजरात की कर रहे हो, तो गुजरात का क्रैश कोर्स भी ऑलरेडी आपको लाइव मिल जाएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गुजरात की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। साथ के साथ हिमाचल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हिमाचल की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। आइए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज। 5 to 6 क्वेश्चंस जो है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, मेंस एग्जाम में यहाँ से कुछ भी नहीं आता है। सो मेक श्योर कि जो ये छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट है या जो भी लोकल एक्ट्स हैं, आप बेयर एक्ट ओरिएंटेड ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि मेंस में यहाँ से कुछ भी नहीं आता है बेटा। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। 5 to 6 क्वेश्चंस मैक्सिमम, हम कह सकते हैं कि 7 to 8 क्वेश्चंस आपसे इस एक्ट से पूछे जाते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्शनल सिचुएशंस में बता रहा हूँ कि 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे 3-4 क्वेश्चंस मैक्सिमम है जो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट से आते हैं, वो भी बेयर एक्ट ओरिएंटेड ही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरा बाइफरगेट किया हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट के। ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो रिवीजन के लिए। और मैं अब आपको जो है समझाने जा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट है क्या, राइट, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें, क्या क्या हमें याद रखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। देखिए, आप सबको पता है 2011 का ये एक्ट है ना, 2011 का एक्ट है ये। राइट, मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ, रेड से तो लिखा हुआ मैंने 2011 का एक्ट है। एक ये हमें याद रखना है, एक्ट नंबर 19 ऑफ 2012। राइट, अब ये क्या कहता है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू रेंट बाय ए ट्राइब्यूनल एंड टू प्रमोट लीजिंग ऑफ अकोमोडेशन बाय बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। ये प्रियम्बल है इसका, है ना। प्रियम्बल हमें क्या बता रहा है कि बेसिकली ये जो एक्ट है, देखिए मैं बड़ा क्लियरली कह देता हूँ, ये जो एक्ट है आपका छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, इसको डिज़ाइन किया गया है रेगुलेट करने के लिए रेंटल एग्रीमेंट्स एंड डिस्प्यूट्स। रेंट पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी दे रहे हो, है ना, उसको ये डील करता है, रेगुलराइज करता है। और वहाँ अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसको रेंट कंट्रोल एक्ट जो है डिसाइड करने का काम करता है। साथ के साथ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट जो है रेंट ट्राइब्यूनल्स के क्रिएशन की बात करता है टू हैंडल रेंटल मैटर्स एंड एम्स टू बैलेंस द राइट्स ऑफ बोथ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट टू प्रमोट लीजिंग। जी हाँ, जैसे लीज मतलब लोग रेंट पे प्रॉपर्टी दें, उसको भी बढ़ावा देता है ये कहीं ना कहीं। और साथ के साथ में रेंट ट्राइब्यूनल्स के स्टैब्लिशमेंट की बात करता है सो डैट जो भी डिस्प्यूट्स अराइज हों विद रिस्पेक्ट टू दी टेनेंसी, राइट, चाहे लैंडलॉर्ड के हों चाहे आपके टेनेंट के हों, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। राइट, मीनिंग अगर हम बात करें एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू रेंट ट्राइब्यूनल, इसका क्या मतलब होता है, ये जो लॉ है रेंट कंट्रोल एक्ट सेटअप करता है एक रेंट ट्राइब्यूनल जो डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू रेंट, इविक्शन, मेंटेनेंस एंड लीज एग्रीमेंट्स को जो है सॉर्ट आउट करती है। राइट, एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो जैसे एक लैंडलॉर्ड है रायपुर के अंदर, ठीक है, वांट्स टू इविक्ट ए टेनेंट, वो अपने टेनेंट से अपनी जमीन खाली करवाना चाहता है फॉर नॉट पेइंग रेंट। राइट, बट द टेनेंट रिफ्यूजेस टू लीव, टेनेंट खाली करने से मना कर रहा है। अब क्या होगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सिविल कोर्ट, लैंडलॉर्ड जो है अप्रोच कर सकता है रेंट ट्राइब्यूनल को, जो हैंडल करेगी इस मैटर को एफिशिएंटली। राइट, सो आप सिविल कोर्ट में ना जाके डायरेक्टली रेंट ट्राइब्यूनल में अप्रोच करें। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ
छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट इसीलिए बनाया गया है, राइट। नेक्स्ट, प्रेम्बल में ये भी लिखा होता है एंड टू प्रमोट लीजिंग ऑफ अकोमोडेशन। जी हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि लॉ जो है बेसिकली अनकरेज कर रहा है प्रॉपर्टी ओनर्स को कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है रेंट पे दें, रेंट आउट करें अपनी प्रॉपर्टीज को बाय प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टिंग टेनेंट्स। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट जितने भी प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उनको एनकरेज करता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दें। अगर कल को कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम आपको लीगल प्रोटेक्शंस इस एक्ट के थ्रू प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, राइट बेटा। एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, जैसे मिस्टर वर्मा है, ठीक है, उनके पास एक घर है बिलासपुर में, बट वो डरते हैं, हेजिटेट करते हैं कि उसको रेंट पे ना दे, उनको ऐसा लगता है कि रेंट पे नहीं देना चाहिए, तो फियरिंग दैट टेनेंट्स में रिफ्यूज टू वैकेट। अब डर उनको है तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई टेनेंट आएगा तो वो भी उसको खाली नहीं करेगा। तो ये एक्ट जो है रीअश्योर करता है मिस्टर वर्मा को कि इफ ए टेनेंट डिफॉल्ट्स और रिफ्यूजेस टू लिव, अगर वो खाली नहीं करेगा अपना मकान वगैरह, तो जो मिस्टर वर्मा है ये अप्रोच कर सकते हैं रेंट ट्राइब्यूनल को फॉर क्विक इविक्शन और तुरंत प्रभाव से फिर उसको उससे खाली करवाया जा सकता है। लास्ट जो लाइन थी प्रियम्बल की वो थी बाय बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट। जी हाँ, इसका मतलब क्या होता है, ये एक्ट जो है प्रोटेक्ट करता है बोथ पार्टीज, दोनों ही पार्टीज को, चाहे लैंडलॉर्ड की बात हो चाहे टेनेंट की बात हो। लैंडलॉर्ड रेंट एंड प्रॉपर्टी राइट्स जो है सिक्योर करता है लैंडलॉर्ड के, और टेनेंट का जो प्रोटेक्ट करा है फ्रॉम अनफेयर रेंट ना मिले, टेनेंट से ना लिया जाए, ठीक है, और सडन इविक्शंस जो है टेनेंट की ना की जाए। तो ये जो एक्ट है आपका प्रॉपर बैलेंस बना के चलता है टेनेंट की साइड में भी, लैंडलॉर्ड की साइड में भी, और पूरा का पूरा जो प्रियम्बल है या जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है इस एक्ट का वो है जो हमारा राइट ऑफ टेनेंसी है ना, रेंट एग्रीमेंट है, उनको रेगुलराइज करना, इविक्शन प्रोसीडिंग को रेगुलराइज करना, अगर कोई रेंट पे नहीं करना तो उस सिचुएशन में, राइट, सारी इन चीज़ों को जो है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट डील करता है बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, जैसे एक टेनेंट है मिस शर्मा हैज़ बिन लिविंग इन ए रेंटेड फ्लैट फॉर 5 ईयर, 5 साल से एक रेंटेड फ्लैट में रह रही है। द लैंडलॉर्ड सडनली डिमांड्स है 50% इंक्रीज इन द रेंट, है ना, तो लैंडलॉर्ड ने तुरंत कह दिया कि 50% अब डबल आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है रेंट पे करना पड़ेगा। ये क्या है, एकदम से सडन हाइक है। तो इन चीज़ों को जो है अब टेनेंट का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करता है। ये एक्ट इंश्योर करता है कि जो रेंट हाइक्स हैं वो फॉलो करें फेयर स्ट्रक्चर, जैसे मैक्सिमम 5 to 10% एनुअली आप जो है रेंट को हाइक कर सकते हो, और टेनेंट्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, राइट। इसको एनेक्ट किया गया है छत्तीसगढ़ लेजिस्लेचर के द्वारा इन द 62nd ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, राइट बेटा। नाउ सेक्शन 1 की बात करें, सेक्शन 1 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, 3 चीज़ों की बात करता है। इस एक्ट का नाम है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, राइट। ये एक्सटेंड करता है इनिशियली फर्स्ट इंस्टांस पे टू सच ऑफ म्युनिसिपल एरियाज विच आर कंप्राइजिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन द स्टेट, जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है पहले उन पे अप्लाई होता है ये एक्ट, एंड लेटर ऑन टू सच ऑफ द अदर म्युनिसिपल एरियाज और एनी एरियाज विद इन द स्टेट एज स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम अदर एरियाज के ऊपर भी इस एक्ट को अप्लाई करवा सकती है, राइट। इट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, जो भी डेट है इसकी उसी दिन ये जो है एनफोर्समेंट में आया, ठीक है, हो गया। एग्जाम्पल हमारा सेम है, जैसे गवर्नमेंट जो है फर्स्ट अप्लाई करती है इस एक्ट को सिटीज़ में, कौन कौन सी सिटीज़, एग्जाम्पल है रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, जहाँ पे हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं। लेटर ऑन इस एक्ट की जो एप्लीकेशन है स्मॉलर टाउन्स लाइक धमंतरी जो है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे भी अप्लाई किया जा सकता है, राइट बेटा। नाउ डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है एकोमोडेशन की डेफिनेशन। देखिए एकोमोडेशन की डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, इंक्लूड करती है ये रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स को, ओपन स्पेस को, गार्डन्स को, गैरेज को, स्टेयरकेस को, एंड एनी लीज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड। सो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आपकी एकोमोडेशन में नहीं आएगी, बाकी सारी चीज़ें जो है एकोमोडेशन में आएंगी, राइट। जैसे कि कोई एक शॉप है या कोई अपार्टमेंट है और इवन ए पार्किंग स्पेस जो है जिसको रेंट आउट किया गया है वो अकोमोडेशन की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। तो प्री में यहाँ से डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि एकोमोडेशन को कहाँ डिफाइन किया गया है और क्या क्या एकोमोडेशन हो सकता है, राइट। हमेशा याद रखिएगा कोई भी लैंड जो कि नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, है ना, अगर कोई जमीन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज की जा रही है तो वो आपकी एकोमोडेशन की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी। नेक्स्ट बात करें एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, एक रिटन एग्रीमेंट जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है बाय लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट एज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट, राइट। रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो कि मैंडेटरी है फॉर रेंटेड प्रॉपर्टीज। जैसे इफ मिस्टर शर्मा रेंट से शॉप, मिस्टर शर्मा अपनी जो दुकान किराए पे देना चाहते हैं तो उनको एक रिटन लीज एग्रीमेंट जो है करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट हेडिंग बेस्ड पढ़ लीजिएगा।
हैबिचुअल डिफॉल्टर, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। हैबिचुअल डिफॉल्टर कौन होता है? ये कहता है कोई भी एक टेनेंट जो रेंट पे नहीं कर रहा है 3 टाइम्स इन 12 मंथ्स। जी हाँ, अगर 12 महीनों के अंदर 3 और 3 से ज़्यादा बार जो है वो फुल रेंट नहीं पे कर पाया है तो वो व्यक्ति जो है डिफॉल्टर होगा। जैसे एक टेनेंट है जिसने रेंट मिस किया जनवरी का, मार्च का एंड जून का, तो अब ये कौन है? ही इज़ ए हैबिचुअल डिफॉल्टर एंड कैन बी इविक्टेड। इसको हैबिचुअल डिफॉल्टर जो है माना जाएगा और इसको उस प्रॉपर्टी से बाहर निकाला जा सकता है। क्लियर बेटा? बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ में, और यही आता है एग्जाम में। नेक्स्ट, लैंडलॉर्ड क्या होगा? ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड आ सकता है यहाँ से। ये कहता है कोई भी पर्सन या लीगल एंटिटी जो रेंट रिसीव कर रही है या एंटाइटल्ड है रेंट रिसीव करने के लिए। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे इजी लैंग्वेज में बताई है, और इंक्लूड करता है ट्रस्टी, गार्जियंस, कंपनीज कलेक्टिंग रेंट्स। सो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अ पर्सन जो रेंट रिसीव कर रहा है या एंटाइटल्ड है रेंट रिसीव करने के लिए, वो आपका लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में फॉल करेगा, राइट बेटा? चलिए एग्जाम्पल हम बताते हैं यहाँ पे। जैसे एक फादर साहब है, रेंट कलेक्ट कर रहे हैं फॉर ए प्रॉपर्टी ऑन्ड बाय हिज माइनर सन। प्रॉपर्टी माइनर सन की है लेकिन उसका जो बाप है वो रेंट कलेक्ट कर रहा है, तो फादर जो है लैंडलॉर्ड माना जाएगा एज पर द डेफिनेशन गिवन इन दिस एक्ट। म्युनिसिपल एरिया, हेडिंग बेस्ड प्री में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इधर जो अर्बन एरियाज गवर्न किए जा रहे हैं म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा, नगर पंचायत के द्वारा अंडर छत्तीसगढ़ लॉ, वो सारे के सारे आपके म्यूनिसिपल एरियाज हैं, राइट? जो डिफाइन किए गए छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के द्वारा, जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ये जो हैं ये म्यूनिसिपल एरियाज की कैटेगरी में आते हैं। नोटिफिकेशन हेडिंग पढ़ लीजिएगा, ओल्ड एक्ट हेडिंग पढ़ लीजिएगा, ओल्ड एक्ट को कहाँ डिफाइन किया गया। रेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आएगी। देखिए रेंट का मतलब क्या होता है? एक कंसिडरेशन, राइट? द अमाउंट पेबल बाय ए टेनेंट टू ए लैंडलॉर्ड फॉर यूजिंग द अकोमोडेशन, राइट? ये जो कंसिडरेशन पे किया जा रहा है टेनेंट के द्वारा, किसको? लैंडलॉर्ड को, अगेंस्ट द अकोमोडेशन। अकोमोडेशन हमने ऊपर पढ़ा है, किसी भी बिल्डिंग के बदले में या किसी भी लैंड के बदले में अगर आप किसी को रेंट पे कर रहे हो कुछ भी, वो रेंट हमारा माना जाएगा। मतलब टेनेंट लैंडलॉर्ड को अगर कोई भी कंसिडरेशन पे कर रहा है फॉर यूजिंग द अकोमोडेशन, दैट इज योर रेंट। एग्जाम्पल, जैसे अगर मंथली रेंट जो है 10,000 रुपीज का है बट द लैंडलॉर्ड आस्क्स 12,000 लेटर, द एक्स्ट्रा अमाउंट इज नॉट वैलिड अनलेस एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? नाउ रेंट कंट्रोलर, जिसको सेक्शन 7 में अपॉइंट किया जाएगा, हेडिंग बेस्ड पढ़ना है। रेंट कंट्रोलर ट्राइब्यूनल हम आगे चल के पढ़ेंगे, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। रिपील एक्ट नहीं पढ़ना। सोशल न्यूसेंस आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये सोशल न्यूसेंस क्या है? मीन्स ए टेनेंट हु फ्रीक्वेंटली यूजेस द अकोमोडेशन टू कमिट एनी और ऑल ऑफ द एक्ट जो सीरियल नंबर 10 ऑफ शेड्यूल 4 में दिए हुए हैं, तो ये भी हम देखेंगे। तो सोशल न्यूसेंस की हेडिंग आ सकती है कि कौन से सेक्शन में सोशल न्यूसेंस को डिफाइन किया गया है। सोशल न्यूसेंस बेसिकली होता क्या है? जो शेड्यूल 4 के सीरियल नंबर 10 में जो एक्ट दिए गए हैं, उन एक्ट को अगर टेनेंट फ्रीक्वेंटली रेगुलर बेसिस पे अगर कमिट करता है तो वो सोशल न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, राइट? नाउ टेनेंट की डेफिनेशन, सेक्शन 14 वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सेक्शन 14 को मैं समराइज वे में बता देता हूं कि टेनेंट कौन होता है। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो पे कर रहा है रेंट और प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर रहा है, वो टेनेंट होगा। इसके अंदर उसके फैमिली मेंबर्स भी इंक्लूडेड है, लेकिन आफ्टर द टेनेंट्स डेथ, जैसे उसकी वाइफ हो गई है या सन हो गया है या डॉटर हो गई है या फिर पेरेंट्स हो गए हैं, ये भी टेनेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। एग्जाम्पल, अगर टेनेंट की डेथ हो जाती तो उसकी विडो है या उसका सन है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं टू लिव इन द रेंटेड हाउस, राइट? तो हमें याद रखनी है कि टेनेंट की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में दी गई है। ये एग्जाम में यहां से प्री में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आइए, एग्जामिशंस, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू, ये एक्ट कहाँ अप्लाई नहीं होगा? याद रखिएगा, वेयर दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई। पहला, जितनी भी गवर्नमेंट ऑन बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये एक्ट जो है अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी भी स्पेसिफिक बिल्डिंग को, अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा करना उचित लगता होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक पुलिस हेडक्वार्टर होता है ना, या पुलिस के क्वार्टर्स होते हैं, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता अंडर दिस एक्ट, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑन बिल्डिंग्स हैं। तो गवर्नमेंट ओन बिल्डिंग्स के ऊपर जो है आपका ये आपका एक्ट अप्लाई नहीं होगा, राइट बेटा? क्लियर है? नेक्स्ट, सेक्शन 4 हेडिंग बेस्ड आएगा, टेनेंसी एग्रीमेंट। टेनेंसी एग्रीमेंट क्या होता है समझिए, मैं समराइज्ड वे में आपको बता रहा हूं। देखिए एज पर सेक्शन 4 जो टेनेंसी एग्रीमेंट है वो है मैंडेटरी, आपको करवाना होगा। जितने भी रेंटल एग्रीमेंट है वो राइटिंग में होने चाहिए, राइट?
ओल्ड रेंटल एग्रीमेंट मस्ट बी फाइल्ड विद द रेंट कंट्रोलर। जितने भी पुराने रेंटल एग्रीमेंट है वो आप रेंट कंट्रोलर के सामने फाइल करेंगे। अगर कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो बोथ पार्टीज जो है क्रिएट करेंगी एक एग्रीमेंट। एग्जांपल, अगर एक टेनेंट क्लेम करता है रॉन्गफुल इविक्शन बट हैज नो रिटन कॉन्ट्रैक्ट, कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ही कैन नॉट सीक लीगल प्रोटेक्शन। सो अगर आप छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट में लीगल प्रोटेक्शन लेना चाहते हो तो ये ज़रूरी है एज पर सेक्शन नंबर 4 कि टेनेंसी एग्रीमेंट हो बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, राइट बेटा। सो दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हेडिंग बेस्ड आप पढ़ेंगे इसको, और समराइज्ड वे में मैंने आपको बता दिया दीज आर द रेलिवेंट थिंग्स। नाउ सेक्शन 5 प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। रेंट टू बी एग्रीड, रेंट टू बी एज एग्रीड, ये कहता है रेंट इज डिसाइडेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। मतलब लैंडलॉर्ड जो है और टेनेंट जो है ये आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि रेंट कितना पे करना है। एंड कैन नॉट इंक्लूड एक्स्ट्रा चार्जेस अनलेस स्पेसिफाइड, किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा चार्जेस जो है रेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। हाँ, अगर आपने स्पेसिफाई किया है तो हो सकते हैं। थर्ड कहता है मस्ट बी पेड बिफोर द 15th ऑफ ईच मंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्री में आएगा। हर महीने की 15 तारीख से पहले पहले आपको रेंट पे करना है। जैसे एग्जांपल, अगर लैंडलॉर्ड डिमांड करता है 5,000 रुपये एक्स्ट्रा फॉर मेंटेनेंस विदाउट प्रायर एग्रीमेंट, तो टेनेंट जो है रिफ्यूज कर सकता है क्योंकि इन्होंने पहले इस चीज़ को म्यूचुअली डिसाइड नहीं किया। क्लियर है बेटा? दिस इज व्हाट, दिस इज सेक्शन नंबर 5। वेरी इजी हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है प्री एग्जाम में। ये है इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्राइब्यूनल। देखो आपके मेंस में नहीं आता, अगर मेंस में आता तो सेक्शन 6 मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के लिए तो है ही है, लेकिन मेंस में क्योंकि आपके सिर्फ और सिर्फ चार्ज फ्रेमिंग और जजमेंट राइटिंग का पोर्शन है तो इसको हमें प्री के लिए पढ़ना है ना। सेक्शन 6 याद रखना है, डायरेक्ट आ सकता है कि कौन सा सेक्शन है छत्तीसगढ़ रेंट रेंट एक्ट का, कि जहाँ पे बताया गया है कि रेंट कोर्ट कंट्रोल ट्राइब्यूनल्स जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगे, राइट। इसको समराइज्ड वे में मैं बताऊं तो सेक्शन 6 जो है स्टेब्लिशमेंट की बात करता है रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल की, जो कि रूलिंग अथॉरिटी इस एक्ट के अंदर। ये क्या कहता है, गवर्नमेंट जो है स्टेब्लिश करेगी एक रेंट ट्राइब्यूनल विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर, राइट। हेडेड बाय, कौन हेड करेगा उसका, रिटायर्ड हाई कोर्ट के या डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं, हाई कोर्ट के या डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं उसके हेड होंगे, राइट। क्या क्या हैंडल्स करेंगे, डिस्प्यूट्स, रेंट के ऊपर कोई डिस्प्यूट है, इविक्शन है, टाइटल क्लेम्स है, अपील्स अगेंस्ट रेंट कंट्रोलर ये डिसाइड करेंगे, पनिशिंग कंटेम्प्ट ऑफ इट्स अथॉरिटी, अगर कोई कंटेम्प्ट करता है तो उसको पनिश करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, अगर किसी टेनेंट को इलीगली, किसी टेनेंट ने जो इलीगली सबलेट कर दी प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी दी आपने किसी और को आगे दे दी, तो लैंडलॉर्ड जो है अपील कर सकता है ट्राइब्यूनल के पास फॉर इविक्शन के लिए, राइट। यही पूरा का पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जो ट्राइब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो आर्टिकल 323B के अकॉर्डिंग जो है किया जाएगा, राइट। ये आर्टिकल आपको याद रखना है बेटा, क्लियर। ये वाला आर्टिकल आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है, एग्जाम में आएगा विद इन 30 डेज ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के आने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल जो है कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, और वो जो होगी एज पर आर्टिकल 323B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप लोग करने वाले हो, ठीक है बेटा। ये मैं बता चुका हूँ। चेयरमैन कौन होगा रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल का, रिटायर्ड जज हो सकते हैं हाई कोर्ट के, या सर्विंग और जो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्केल, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट जज है उससे नीचे का नहीं होगा, राइट। क्वालिफिकेशन वगैरह स्टेट गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है किसी भी ऑफिसर को रजिस्ट्रार के तौर पे भी अपॉइंट किया जा सकता है, जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ कैडर ऑफ सिविल जज, क्लास फर्स्ट से नीचे का ना हो, और डिप्टी सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट से नीचे का ना हो, बट ये सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है ना। चलिए, तो जो रेलेवेंट चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, राइट बेटा। नाउ सेक्शन नंबर 7 स्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर, है ना। यहाँ पे अगेन देखिए क्या कहा गया है, रेंट कंट्रोलर जो है स्टेब्लिश किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, राइट। ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी होती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो राज्य सरकार है वो अपॉइंट करेगी एक या एक से ज्यादा ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर। डेप्यूटी कलेक्टर से नीचे के रैंक के नहीं होने चाहिए, उनको हम एज ए रेंट कंट्रोलर के नाम पे जानेंगे, और वो जो रेंट कंट्रोलर सबऑर्डिनेट होगा रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के, राइट बेटा। इस डिस्ट्रिक्ट हैज ए रेंट कंट्रोलर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड हैंडल करेगा डे टू डे रेंट डिस्प्यूट्स बिफोर दे गो टू द ट्राइब्यूनल। बस ये याद रखना है, ये सबऑर्डिनेट होंगे रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के, जो आपने सेक्शन 6 में अभी पढ़ी है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि डिप्टी कलेक्टर के रैंक से नीचे का ऑफिसर नहीं होना चाहिए। सेक्शन नंबर 8 अगेन हेडिंग बेस्ड, तो ये सारे ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है।
पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि क्या क्या पावर्स हैं। सो जो भी रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल है ना, उसके पास पावर है जो गवर्नमेंट उसको स्पेसिफाई करेगी, बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन देगी, राइट। काफ़ी सारी इसमें अंदर पावर्स हैं जो मैंने समराइज में यहाँ पे लिखी हुई है। सम्मन कर सकती है विटनेसेस को, ठीक है, इंस्पेक्ट कर सकती है डॉक्यूमेंट को, और इशू कर सकती है इविक्शन ऑर्डर्स, राइट। ये पावर है आपकी रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के पास में, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दीज आर दी पावर्स विद द रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट, कैन ऑर्डर ए टेनेंट टू वेकेट फॉर नॉन पेमेंट। एग्जाम्पल, एक लैंडलॉर्ड कटिंग ऑफ वाटर काट रहा है, वाटर सप्लाई बंद कर रहा है, तो उसको पेनलाइज किया जा सकता है। सेक्शन 10 अगेन हेडिंग बेस्ड एग्जाम में आएगा, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय रेंट कंट्रोलर्स एंड रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लियरली कहा गया है कि जो रेंट कंट्रोलर है या रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल है, ठीक है, वो बाउंड नहीं है बाय द प्रोसीजर लेड डाउन इन सीपीसी, राइट, बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट। तो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उससे गाइडेड रहेंगे ये, बट सीपीसी के जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने के लिए ये लोग बाउंड नहीं है। एंड सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर शैल हैव, इनके पास पावर है, रेगुलेट कर सकते हैं ये अपना खुद का प्रोसीजर, है ना, ऑन प्रोसीजर एंड फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटीज डिस्चार्ज करने के लिए अपने फंक्शंस को इस एक्ट के अंदर उनके पास सेम पावर्स रहेंगी जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है अंडर दी सीपीसी, राइट। जब वो कोर्ट सूट या अपील को ट्राई कर रही होती है, जैसे कि सम्मन करना, डिस्कवरी करना, रिव्यू करना, ये सारी पावर्स जो हैं एक उस कोर्ट के पास रहने वाली हैं, जो कि आपके रेंट कंट्रोलर ट्राइब्यूनल हैं या रेंट कंट्रोलर हैं, राइट। उनको जो भी प्रोसीडिंग इनके सामने कंडक्ट की जाएगी उस प्रोसीडिंग को हम लोग क्या मानेंगे, जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा एज पर सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ दी भारतीय जो आपकी इंडियन पिनल कोड है, राइट। एंड दी रेंट कंट्रोलर जो है उसको सिविल कोर्ट माना जाएगा एज पर सेक्शन 195 ऑफ दी सीआरपीसी, ठीक है। और रेंट कंट्रोलर जो है, रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल जो है, कोई भी एडजमेंट वगैरह ग्रांट नहीं करेगी विदाउट रिटन एप्लीकेशन। ये याद रखना है, बिना रिटन एप्लीकेशन के कोई भी एडजमेंट वगैरह, वो कहते हैं ना, तारीख पे तारीख नहीं दी जाएगी। अगर दे रहे हो आप तो आपको रीजन अपने रिकॉर्ड करने पड़ेंगे इन राइटिंग, राइट बेटा। ये सारी चीजें याद रखनी है आपको, सम्मन करना, डिस्कवरी करना, रिव्यू करना, इशू करना कमीशन, ठीक है, डिसमिस कर सकती है पेटिशन को, एक्स पार्टी ऑर्डर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉर्ड पिलाना, या एनी अदर मैटर के रिगार्डिंग भी यहाँ पे काम किया जा सकता है। नाउ कम टू सेक्शन नंबर 11, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। अगेन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, द रेंट कंट्रोलर शल, जैसे ही एप्लीकेशन लगाएगी कोई भी पार्टी, एनी पार्टी एग्जीक्यूट करेगी जो भी इन्होंने ऑर्डर पास किया है, फाइनल ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट बाय अडॉप्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। सो ये सारे जो है यहाँ पे मेथड्स दिए गए हैं, मोड्स दिए गए हैं एक ऐसे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के जो यहाँ पे रेंट कंट्रोलर ने पास किया है। पहला क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी अटैच करना और सेल करना, मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो अपोजिट पार्टी की, अरेस्ट एंड डिटेन करना, जो आप सीबीसी में पढ़ते हो वैसे ही है, अटैचमेंट करना बैंक अकाउंट्स की, ठीक है, और अटैचमेंट करना सैलरी और अलाउंस की, ठीक है, अपॉइंट करना एडवोकेट एज कमिश्नर ताकि वो डिसाइड कर सके, डिलीवर करना पोजेशन ऑफ प्रेमाइसेस टू द एप्लीकेंट। सो ये वही सारे मोड्स हैं जो आप एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री में भी पढ़ते हो, ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी में भी पढ़ते हो, सिमिलर ही है, राइट। आपने तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो ये सारे के सारे 4-5 मोड जो हैं आपको याद रखने हैं। कंट्रोलर चाहे तो जब भी ऑर्डर दे रहा है एग्जीक्यूट करवाने का फाइनल ऑर्डर को और एनी अदर ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट, रिक्वायर कर सकता है हेल्प फ्रॉम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की या लोकल बॉडीज की या पुलिस की हेल्प ले सकता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर दैट इज पास बाय द रेंट कंट्रोलर, राइट बेटा। नेक्स्ट आइए, अगर टीनेंट जो है, ये भी देखिएगा, अगर टीनेंट जो है वेकेट नहीं करता प्रीमाइसेस को विद इन 3 मंथ्स, ये टाइम पीरियड याद रखना है, 3 महीने के अंदर। अब ये 3 मंथ्स कब से कैलकुलेट होंगे, ऑफ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, इस डेट से आपको याद रखना है। तो वो लायबल है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन, उसको पे करना पड़ेगा मीन्स प्रॉफिट, ये याद रखना, मेन प्रॉफिट उसको पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 2 टाइम्स द रेंट, है ना, 2 गुना जो रेंट था उसका डबल। ये एग्जाम में आएगा प्री में। अगर किस केस में, इन केस ऑफ अकोमोडेशन लेट आउट, अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दी गई है, ठीक है। अब दूसरा कहता है रेसिडेंशियल पर्पस में 2 गुना आपको देना पड़ेगा। थर्ड कहता है 3 टाइम आपको देना पड़ेगा, किस केस के अंदर, जहां प्रॉपर्टी आपको कमर्शियल पर्पस के लिए दी है ना। तो 2 टाइम जो है रेसिडेंशियल पर्पस में है, 3 टाइम जो है कमर्शियल पर्पस में है, ये दोनों याद रखना है, ठीक है बेटा।
और सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि जो रेंट कंट्रोलर है वो कंडक्ट करेगा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू द फाइनल ऑर्डर एंड कोई भी ऑर्डर जो उन्होंने पास किया है समरी मैनर में, ये याद रखिएगा समरी मैनर में जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स है वो यहाँ पे कंडक्ट की जाएंगी एंड डिस्पोज ऑफ किया जाएगा एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन को अंडर दिस सेक्शन विद इन 45 डेज। ये भी आपको याद रखना है कि 45 डेज के अंदर जो आपकी एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन है उसको डिस्पोज ऑफ करने का काम किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन अपोजिट पार्टी। राइट बेटा। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, फाइलिंग ऑफ एन अपील और अदर प्रोसीडिंग, अगर कोई भी ऑर्डर इशू किया गया है सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन का या इमीडिएट पोजीशन का, है ना, विल नॉट सेव द टीनेंट। अगर आप अपील भी फाइल करते हो तो आप नहीं बच सकते, जो आपकी लाइबिलिटी है मेन प्रॉफिट पे करने की वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कितने अमाउंट से, है ना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर एपिलेट रेंट कंट्रोलर है, ठीक है, या कोई कोर्ट जिसके सामने ये ऑर्डर आपने चैलेंज किया है, ठीक है, उस केस में क्या होता है, ये क्या कहा गया, इफ द ऑर्डर ऑफ इश्यू ऑफ रिकवरी सर्टिफिकेट इज फाइनली मेंटेन द टीनेंट शैल बी लायबल टू पे मींस प्रॉफिट एट द रेट। जो भी मेंटेन हो गया तो आपको पे करना पड़ेगा, अगर सेटिस्फाइड हो गया तो नहीं पे करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 12 प्री में अगेन हेडिंग बेस्ड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट। क्या क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है, देखो जो भी टीनेंट है उसका राइट है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1, ये शेड्यूल याद रखना है। शेड्यूल 1 में जो दिया हुआ वो टीनेंट का राइट है, और जो ट्राइब्यूनल है या रेंट कंट्रोलर है वो एक्ट करेंगे हर टाइम उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये टीनेंट का है। लैंडलॉर्ड की बात करूं तो जो शेड्यूल 2 में दिया हुआ है वो सारे के सारे राइट्स जो हैं लैंडलॉर्ड के हैं। अगेन यहाँ पे भी लैंडलॉर्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट कहता है कि जो भी लैंडलॉर्ड है, देखो लैंडलॉर्ड के राइट्स हैं तो लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशंस भी हैं। ऑब्लिगेशंस कहाँ हैं, शेड्यूल 3 में दिए हुए हैं, ठीक है। सेम टीनेंट के भी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन कहाँ दिए हुए हैं, शेड्यूल 4 में। तो हमें शेड्यूल याद रखने हैं। देखिए शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 टीनेंट के लिए है, शेड्यूल 1 में उसके राइट दिए गए हैं, शेड्यूल 4 में उसकी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस दिए हुए हैं। शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 जो है लैंडलॉर्ड के लिए है, तो शेड्यूल 2 में लैंडलॉर्ड के राइट्स दिए हुए हैं, शेड्यूल 3 में लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशंस दी हुई हैं। यही याद रखना है और कुछ याद रखने का यहाँ पे है नहीं है सच, ठीक है। अब सबसेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी विलफुल अटेम्प्ट करता है या एक्ट करता है बाय द लैंडलॉर्ड, ठीक है, और डिनाई टू द टीनेंट, क्या जो भी राइट्स अवेलेबल हैं टीनेंट के पास उनको मना करता है, लैंडलॉर्ड नहीं देता है, तो ये अपने आप में एक ऑफेंस है। ये अपने आप में एक ऑफेंस है और इसकी पनिशमेंट जो है फाइन है, जो कि मिनिमम 5,000 रुपये तक का होगा, और इसके अंदर सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी आपको हो सकती है फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, है ना। तो याद रखिएगा अगर जो लैंडलॉर्ड है विलफुली अटेम्प्ट करता है या कोई एक ऐसा एक्ट करता है जिससे जो भी टीनेंट की राइट्स जो अवेलेबल है उसको एज पर शेड्यूल 1 वो कहीं ना कहीं कर्टेल हो रहे हैं, तो लैंडलॉर्ड ने एक ऑफेंस कमिट किया है इस एक्ट के अंदर। और उस ऑफेंस की पनिशमेंट क्या है, मैक्सिमम जो है नॉट एक्सीडिंग मैक्सिमम 5,000 रुपीज तक का फाइन, और सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो हो सकती है नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स तक की पनिशमेंट, या दोनों चीजें भी हो सकती है, राइट। अब सबसेक्शन 6 टीनेंट की बात करता है कि अगर कोई विलफुल अटेम्प्ट है या कोई एक्ट है किसका, टीनेंट का। देखो यहाँ पे टीनेंट का है, यहाँ पे लैंडलॉर्ड का है, ये याद रखना है ना, जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड के जो राइट्स अवेलेबल हैं शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं कर्टेल हो रहे हैं, तो टीनेंट ने भी यहाँ पे ऑफेंस कमिट किया है और सेम पनिशमेंट रहेगी, 5,000 रुपये तक का फाइन और 3 महीने तक की सजा हो सकती है, राइट। सबसेक्शन 7 कहता है कि कोई भी अटेम्प्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, लैंडलॉर्ड के द्वारा किया जा रहा है, और नेग्लेक्ट कर रहा है लैंडलॉर्ड क्या, अनसब्सटेंशियल एंड इनसफिशिएंट रीजंस, ऑब्लिगेशंस जो उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस कास्ट की गई है बाय शेड्यूल 3 उन ऑब्लिगेशंस को कंप्लाई विद नहीं कर रहा, तो ये भी अपने आप में एक ऑफेंस है। यहाँ पे भी सेम पनिशमेंट है, 5,000 रुपये तक का फाइन और 3 महीने तक की जो है सजा। सेम सबसेक्शन 8 टीनेंट की बात करता है, यहाँ पे भी सेम है, टीनेंट अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है तो 5,000 रुपीज तक का फाइन और 3 मंथ्स तक की पनिशमेंट। तो पनिशमेंट जो है सेम है, चाहे राइट्स की बात करें, चाहे ऑब्लिगेशंस की बात करें, चाहे टीनेंट की राइट्स की बात करें, चाहे टीनेंट की ऑब्लिगेशंस की बात करें। फाइन 5,000 रुपये तक का हो सकता है और सजा जो है 3 महीने तक की हो सकती है। सबका सेम ही तो है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एग्जाम में आएगा तो आप सही कर दोगे। अब मोटा मोटा बताऊं तो क्या क्या राइट्स होते हैं। ये टीनेंट्स के राइट हैं, राइट टू एंड रिटर्न एग्रीमेंट, बाकी आप शेड्यूल 1, 2, 3, 4 ये सारे शेड्यूल्स आपको देखने हैं, ये लैंडलॉर्ड के राइट्स हैं बेटा, ठीक है। अपील की बात करते हैं, सेक्शन 13 वेरी इंपॉर्टेंट, प्री में आ सकता है। ये क्या कहता है
नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंट्रेरी कंटेन इन दिस एक्ट, इस एक्ट में कुछ भी कंट्रेरी लिखा हो, कोई भी लैंडलॉर्ड जो है या कोई भी टीनेंट है एग्रीव्ड है बाय दी ऑर्डर, जो रेंट कंट्रोलर का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट एग्रीव्ड है, तो उसके पास राइट है अपील प्रेफर करने का, प्रिस्क्राइब करने का विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, जो कि रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के अंदर होगी। किसके अंदर होगी? रेंट कंट्रोलर की अपील कहाँ जाएगी? रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के पास जाएगी। ठीक है, चलिए। सो अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द रेंट कंट्रोलर ट्राइब्यूनल शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट, ये याद रखना है। ठीक है, रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल की सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, रेंट कंट्रोलर की जो है, रेंट कंट्रोलर की कहाँ है? रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल में आएगी। राइट, तो टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड अपील कर सकते हैं रेंट ट्राइब्यूनल में, अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील फाइल कर सकते हैं। राइट, सेक्शन 13A पावर टू मेक रूल्स, जनरल सा सेक्शन है, हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है रूल्स फ्रेम करने की फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजंस को प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जा सके। तो सेक्शन 13A हेडिंग बेस्ड प्री में आने के चांसेस हैं। एंड लास्ट सेक्शन जो है रिपील एंड सेविंग, जी हाँ, ये क्या कहता है? ये कहता है कि इस एक्ट ने जो 1961 का एक्ट था उसको रिप्लेस किया है और जितने भी ओल्ड केसेस है वो कंटिन्यू करेंगे अंडर दिस न्यू एक्ट। राइट बेटा, बहुत छोटा सा एक्ट है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग एक्ट है। इस एक्ट में से ज़्यादा 7 to 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 14 सेक्शंस हैं। अगर आप हेडिंग बेस्ड भी जो मैंने पढ़ाया है, ये जो नोट्स मैंने बना रखे हैं, इनको भी आप रिवाइज कर लेंगे तो भी 100% चांसेस ये हैं कि जितने भी क्वेश्चन इस एक्ट से आएंगे आपके ठीक हो जाएंगे। राइट, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है स्केड्यूल 1। स्केड्यूल 1 आपको पता होना चाहिए किस चीज़ की बात करता है। स्केड्यूल 1 बात करता है टीनेंट्स के राइट की, कि टीनेंट्स को कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं अंडर दिस एक्ट। राइट, तो ये सारे राइट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद रखने की कोशिश करना। वैसे क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाए तो पता होना चाहिए। राइट टू रिसीव एट द कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट लेने का उसका अधिकार है। राइट टू रिसीव रिसिप्ट अगेंस्ट पेमेंट, जो उसने पेमेंट की है, ठीक है, उसकी रिसिप्ट उसको मिले। राइट टू रिसीव अकोमोडेशन इन ए गुड एंड टेनेबल स्टेट, है ना, जो भी जगह आप रेंट पे दे रहे हो प्रॉपर्टी वो रहने लायक जगह हो। राइट टू एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ अकोमोडेशन सब्जेक्ट टू रेगुलर पेमेंट ऑफ पेमेंट, जो भी मतलब अच्छे से शांति तरीके से जो है वो उस टेनेंटेड प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके, सारी फैसिलिटीज सारी एमिनिटीज उसको मिले। ठीक है, राइट टू रूटीन एनुअल अपकीप एंड फेस लिफ्ट ऑफ द अकोमोडेशन, प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एनहांस किया जा सके। गारंटी अगेंस्ट एनी विलफुल कटिंग ऑफ एसेंशियल सप्लाईज, पानी वगैरह बिजली वगैरह जो लैंडलॉर्ड है या उसका एजेंट है ना काटे। सिक्योरिटी ऑफ टेनेंसी जो है वो भी उसको वापस मिले जब भी वो खाली करे। स्केड्यूल 2 जो कहता है वो लैंडलॉर्ड्स के राइट्स की बात करता है। सेम वही लैंडलॉर्ड्स के राइट्स हैं जैसे हमने टीनेंट के पढ़े। सिक्योरिटी ऑफ टाइटल ओवर अकोमोडेशन, है ना, सिक्योरिटी आपसे ले सकता है। राइट है डिमांड करने का सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, 3 महीने तक की सिक्योरिटी जो है आपसे एडवांस में ले सकता है। राइट, ये याद रखना, 3 मंथ्स तक की सिक्योरिटी। राइट टू रिसीव रेंट, रेगुलरली रेंट रिसीव करने का राइट है। ठीक है, जो भी मैनर आपने एग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया है कि कैश में लेना है या गूगल पे करना है, जैसा भी होगा। राइट टू रिसीव एनुअल इंक्रीमेंट कर सकता है वो रेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, विच रेट शेल नॉट एक्सीड, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मंथली रेंट का, है ना, अगर 2000 है, ठीक है, और लेस, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड 10% इन ऑल अदर केसेस। राइट, नेक्स्ट राइट है डिमांड कर सकता है, रिसीव कर सकता है अमाउंट क्रॉसपॉन्डिंग टू द यूटिलिटीज, बिजली वगैरह का बिल बढ़ रहा है पीछे से, बिजली महंगी होगी तो वो आपसे डिमांड कर सकता है। दीज आर दी राइट्स, ये राइट्स आपको सारे ध्यान रखने पड़ेंगे, है ना। लैंडलॉर्ड के ज़्यादा राइट्स हैं, 3 महीने का नोटिस देगा टीनेंट को राइटिंग में, अगर अकोमोडेशन वो खुद अपने, ये अच्छा ये वाले 2 है ना, ये 2-3 पॉइंट्स जो है याद रखने हैं। क्या कि 3 मंथ्स का नोटिस जो है आपको देना पड़ेगा टीनेंट को राइटिंग में, अगर आप चाहते हो कि अकोमोडेशन आप अपने खुद के यूज़ के लिए करो, ठीक है, या अपने आपके मेंबर्स हैं फैमिली के वो यूज़ करना चाहते हैं। दूसरा, ऑन 6 मंथ्स नोटिस टू द टेनेंट इन राइटिंग विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू असाइन एनी रीजन, ठीक है, बट ऑन द कंडीशन दैट द अकोमोडेशन विल नॉट बी लीज्ड आउट एट द हायर रेंट फॉर अ लीस्ट 12 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे 6 महीने का नोटिस जो है आपको देना पड़ेगा। तो ये सारे जितने भी राइट्स हैं लैंडलॉर्ड के बेटा, ये सारे के सारे राइट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और बेयर एक्ट में ही सिंपल राइट्स लिखे हुए हैं, यही याद रखने हैं। अब स्केड्यूल 3 जो है ये ऑब्लिगेशंस की बात करता है, लैंडलॉर्ड के क्या क्या ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं। राइट, ये ऑब्लिगेशंस भी आपको याद रखने हैं, ठीक है बेटा। तो ये हेडिंग बेस्ड है। टोटल नंबर ऑफ, ये याद रखना है कि टोटल ऑब्लिगेशंस कितने दिए हुए हैं, टोटल राइट्स कितने दिए हुए हैं। अब शेड्यूल 4 जो है लास्ट शेड्यूल है, ये टीनेंट के ऑब्लिगेशंस की बात करता है कि टीनेंट का ऑब्लिगेशन क्या होगा। राइट, तो ये सारे ऑब्लिगेशंस टीनेंट के यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एक्नॉलेज करना, पूरा बेयर एक्ट में ही लिखा हुआ है एज इट इज, टू यूज द एकोमोडेशन ओनली फॉर द पर्पस जिसके लिए दिया गया है। ठीक है, ना ही वो सबलेट करे, प्रोटेक्ट करे, सेफ गार्ड करे, प्रॉपर्टी का ध्यान रखे। ठीक है,
जो भी छोटे मोटे काम करवाने पड़े तो वो खुद कर ले, अकोमोडेशन को क्लीन एंड हाइजेनिक स्टेट में रखे, डिस्पोज ऑफ करे, कूड़ा वगैरह वहाँ पे ना रखे, ठीक है। सिक्योरिटी जो डिपॉजिट है वो पे करे, टाइम पे रेंट पे करे, कंपनसेट करे लैंडलॉर्ड को अगर कोई डैमेज होता है उसके रहने की वजह से, और किसी भी प्रकार का कभी भी सोशल न्यूसेंस ना करे ड्यूरिंग करेंसी ऑफ दी टेनेंसी, राइट। एक्सप्लेनेशन क्या है सोशल न्यूसेंस की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बताई गई है कि सोशल न्यूसेंस क्या है। देखिए सोशल न्यूसेंस क्या है, मींस डूइंग और कॉजिंग टू बी डन एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। क्या है, ड्रंकन ब्रेवल, वाइफ बेजिंग, प्रोस्टिट्यूशन, हैबिचुअल लेट नाइट नोजी, सो मतलब वही हुड़दंगबाजी करना है ना घर के अंदर, ठीक है, ये सब ना करे। स्प्रीटिंग, थूकना नहीं है, ठीक है, कहीं पे स्टेयर्स के ऊपर स्टोर ना करे हजार्डस स्टफ, स्टोर ऑफ एनी स्टफ विद ऑफेंस, ठीक है, और जिसमें से गंदी स्मेल आती है ऐसी चीज़ें ना करे। वेस्ट वाटर को प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करे, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ये है सोशल न्यूसेंस, जिसकी वजह से आपके नेबर्स को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये सब आप कार्य ना करें, राइट बेटा। तो इसी के साथ मैंने आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट जो है मैंने समराइज्ड वे में आपको बताया है, क्योंकि आपके प्री एग्जाम में ही सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल आता है, मेंस में नहीं आता है, राइट। तो जो मैंने यहाँ पे बताया है और ये जो नोट्स मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, दे आर मोर देन सफिशिएंट फॉर योर छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। तो इन नोट्स को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हो। आपको बेरेक्ट रेफर करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये टाइम पीरियड याद रखना है, 2 टाइम है ना, 3 टाइम, 45 डेज, जो टाइम पीरियड मैंने बताए हैं, और रेलेवेंट सेक्शन नंबर किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं दोबारा से बताना चाहूँ कि कौन कौन से सेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, तो एक बार दोबारा सुन लीजिए। देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, चाहे हम डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, अकोमोडेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। एग्रीमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हैबिचुअल ऑफेंडर वेरी इंपॉर्टेंट, लैंडलॉर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, म्युनिसिपल एरिया वेरी इंपॉर्टेंट, रेंट वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो मैं अभी हाईलाइट करा रहा हूँ। रेंट कंट्रोलर, रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल न्यूसेंस वेरी इंपॉर्टेंट, टीनेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप स्किप नहीं कर सकते हो। एग्जेम्पशन सेक्शन 3 वेरी इंपॉर्टेंट, टीनेंसी एग्रीमेंट सेक्शन 4 वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 5 वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सेक्शन 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 6 के बाद सेक्शन 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर। सेक्शन 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावर्स पता होनी चाहिए, फंक्शंस। सेक्शन 9 वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 10 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ा है कि क्या क्या पावर्स हैं, कैसे कैसे हम करवा सकते हैं, 2 टाइम 3 टाइम। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे स्केड्यूल याद रखना, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 3, स्केड्यूल 4, बस यही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना, राइट। और ये वाला कि कितने ऑफेंस अब उसने कमिट किया तो कितनी सजा उसको मिल सकती है, कितना फाइन उसके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। सेक्शन 13 वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस जो है इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 13 इंपॉर्टेंट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपको स्टेट गवर्नमेंट याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की। रिपील एंड सेविंग इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखिएगा 1961 का जो छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट था उसको यहाँ पे इसने रिपील किया है, राइट बेटा। सो इसी के साथ आपका समअप होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद ये करूंगा कि आपका छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज में सिलेक्शन हो, है ना। ये छोटा सा मेरी तरफ से एक एड ऑन है आपकी प्रिपरेशन में छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट का, राइट। इसके बाद जो है मैं आपको बढ़ाऊंगा कोर्ट फीस एक्ट, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास के एंड में रिव्यू और रेटिंग ज़रूर दें, है ना। 5 स्टार अगर आपको लगता है कि अच्छा सर ने बताया है, टू दी पॉइंट आपको सर ने पढ़ाया है, नोट्स भी सही दिए हैं सर ने, तो आप 5 स्टार दे सकते हैं। कुछ लिखना चाहें अच्छी अच्छी बातें तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, बाय बाय।